हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अरे अरे अरे, ये कैरेमिनाटी का वीडियो नहीं है, जस्ट अ वेट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोवाइड किया है मेटलर्जी के लिए, जो कि टाटा स्टील सेल जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के टॉप एमसीक्यूज है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। रोज मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ, तो आज का 10 क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, ओह आप सब जानते हो यार, क्या आप डेली डेली बोलना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए हैंडराइटिंग खराब है, मैंने पहले भी कहा है, आप मेरी बातों को सुनिए और अपने से नोट बना लो यार। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यूटेक्टॉइड स्टील कंटिन्यूअस कूल्ड देन विच फेज विल ऑब्जर्व्ड। सो आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा होगा, और यूटेक्टॉइड स्टील आप जानते होंगे 0.8% कार्बन वाले स्टील को कहते हैं। तो 0.8% कार्बन स्टील जो कि इस तरीके का फेज रहता है, हमारा फेज डायग्राम में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो इस जगह जो इस तरीके से फेज बनता है, इस जगह पे 0.8% कार्बन आता है। अगर उस जगह से हम नीचे कूल करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें फेराइट एंड सीमेंटाइट का मिक्सचर मिलता है ना। जो तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा फेराइट एंड सीमेंटाइट। फर्स्ट ऑप्शन था फेराइट, सेकंड सीमेंटाइट, थर्ड फेराइट एंड सीमेंटाइट, एंड डी में ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। सो सही आंसर है फेराइट एंड सीमेंटाइट। वैसे इसे परलाइट भी कहा जाता है। अगर ये प्योर यूटेक्टॉइड स्टील है तो इस मिक्सचर को हम लोग परलाइट बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑस्टेम्परिंग। या हीट ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा होगा ऑस्टेम्परिंग के बारे में। तो ऑस्टेम्परिंग करने पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। तो इसका सही आंसर है बेनाइट। पहला ऑप्शन है ऑस्टेनाइट, सेकंड मार्टेनसाइट, थर्ड बेनाइट, एंड डी परलाइट। परलाइट, हाँ जी वही परलाइट जो अभी मैंने कहा था, ये वाला। सो इसका आंसर है बेनाइट। बेनाइट बनता है फाइनल प्रोडक्ट ऑस्टेम्परिंग में। तो इसी तरह की क्वेश्चन जेट में पूछे जाते हैं। सारे का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जो भी हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्ट टेम्परिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो मार्ट टेम्परिंग का फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, मार्टेनसाइट। और इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि एनेलिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। जी हाँ, एनेलिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं भी पता हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। सो आई होप आप सबको पता होगा और आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मार्ट टेम्परिंग। अरे यार ये तो अभी किया था। अरे वेट, इसमें कुछ नया है। एंड इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमने बताया फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मार्ट टेम्परिंग क्या होता है, मार्टेनसाइट। लेकिन उसका माइक्रो स्ट्रक्चर आपको पता होगा। जी होप करता हूँ आपको पता हो। इसका माइक्रो स्ट्रक्चर होता है बीसीटी। अब आप पूछोगे बीसीटी क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका भी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन पे दोगे कि बीसीटी का फुल फॉर्म क्या है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज क्रैकिंग ऑब्जर्व इन। एज क्रैकिंग जो होता है वो किस में ऑब्जर्व होता है। देखिए जितने भी डिफेक्ट है, कास्टिंग डिफेक्ट हो गए और हमारा जो मैकेनिकल वर्किंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं, उससे टाटा स्टील जेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और सेल में भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे। सो आप उन सबको एक लिस्ट बना करके याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं एज क्रैकिंग। एज क्रैकिंग मीन्स वो कोना कोना में जो क्रैक्स आता है उसको बोलते हैं। सो देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है, कास्टिंग, रोलिंग, फोर्जिंग, ड्रॉइंग। तो एज क्रैकिंग जो है कास्टिंग में मेनली ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टिपिकल रोलिंग डिफेक्ट इज। टिपिकल रोलिंग डिफेक्ट किस में आता है, मतलब रोलिंग डिफेक्ट क्या है, कौन सा टिपिकल रोलिंग डिफेक्ट है। तो बकलिंग जो है एक रोलिंग डिफेक्ट होता है। हेयर लाइन क्रैक ये रोलिंग डिफेक्ट नहीं है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बकलिंग। रेड टेल इसका आंसर नहीं है। तो देखिए बकलिंग भी 3 टाइप का होता है, सेंटर बकलिंग, ऑपरेटर बकलिंग एंड ड्राइव बकलिंग। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करें, मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है हेयरलाइन क्रैक इस कास्टिंग डिफेक्ट। हेयरलाइन क्रैक जो हमारा सेकेंड ऑप्शन में आया था ना भाई अभी, वो क्या, जी हाँ वो है हमारा कास्टिंग डिफेक्ट। एंड रेड टेल्स इज कास्टिंग डिफेक्ट। रेड टेल भी हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसे प्लीज रिमेम्बर
कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मिट वेल्डिंग इज, क्लास 10 का है भाई। थर्मिट वेल्डिंग जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये किस तरीके का वेल्डिंग है ये पूछा जाता है। तो ये जो है फ्यूजन वेल्डिंग है। जी हाँ, इसमें हीट का यूज करते हैं। तो ये जो है फ्यूजन वेल्डिंग है, इसमें हम मेटल को फ्यूज करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच टेम्परेचर ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्री आर इक्वली स्ट्रेंथ। कौन सा टेम्परेचर है जहां ग्रेन्स और उसके जो बाउंड्रीज होते हैं इक्वली स्ट्रेंथ के होते हैं। तो ऑप्शंस है इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर, अबव इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर, बिलो इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या पढ़ दिया आपने, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, आपको बस रटना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो रट लो, फ्यूचर बन जाएगा। रटने से तो रटने में क्या जाता है, हर चीज समझना तो जरूरी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इक्वी कोहेसिव। आसान है भाई, इक्वल स्ट्रेंथ होना चाहिए। इक्वल स्ट्रेंथ कब होगा, जब इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर होगा। तो इसे रट लीजिए, इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर। वैसे आपको ये भी बता दूं कि जो बिलो इक्वी कोहेसिव टेम्परेचर होता है उसमें कोर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और इक्वी कोहेसिव के नीचे मतलब बिलो फाइनर ग्रेन स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख लीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेंज ऑफ डेल्टा आयरन। जी हाँ, डेल्टा आयरन, वही आयरन कार्बन डायग्राम का डेल्टा यार। अच्छा, उसका रेंज आपको पता होगा कितना होता है। ऑफ कोर्स 1400 से 1539 डिग्री तक वो बनता है। तो ऑप्शंस का अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। पहला है 910 से 1495, तो ये तो नहीं हो सकती है। सेकंड है 1395 टू 1539, ओके ये हो सकती है। अप्रॉक्स 1400 से 1539 के बीच का ये रीजन है, तो ये आपका सही आंसर है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज हार्डनिंग एलॉय इज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज हार्डनिंग जो है हीट ट्रीटमेंट का, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज के लिए ही एज हार्डनिंग हम लोग करते हैं। आप एज हार्डनिंग अगर पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा एज हार्डनिंग क्या है। फिलहाल यहाँ पे एज हार्डनिंग एलॉय इस करके ऑप्शन दिया, पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बेस एलॉय, अभी ही बताया मैंने कि एल्यूमिनियम बेस एलॉय के लिए ही एज हार्डनिंग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम बेस एलॉय हम स्टिक मार देंगे। और अगर एल्यूमिनियम बेस एलॉय की जगह ड्यूराल्यूमिन भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्यूराल्यूमिन जो है एल्यूमिनियम बेस एलॉय है, इसलिए इसको भी हम लोग एज हार्डनिंग करते हैं। इसका और ऑप्शन है ब्रास, जो कि एल्यूमिनियम बेस नहीं है, तो इसे हम एज हार्डनिंग नहीं करेंगे। सेम एज ब्रोंज एंड निकल बेस एलॉय में भी हम लोग एज हार्डनिंग नहीं करते हैं। सो फर्स्ट एल्यूमिनियम बेस एलॉय, ड्यूराल्यूमिन इज अवर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में अगर आपको पूछ दिया कि कंपाउंड जो क्रिएट होता है ऑन एज हार्डनिंग, एज हार्डनिंग करने पे कौन सा कंपाउंड क्रिएट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CuAl2। ये आपका एज हार्डनिंग के दौरान बनता है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल डिके ऑब्जर्व इन। वेट, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको कराया है, आई थिंक पार्ट 2 पे कराया है। तो वेल डिके जो होता है वो स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा और माइल्ड स्टील में उससे कम होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो स्टेनलेस स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील ऑप्शन में नहीं है देन माइल्ड स्टील हम लोग टिक करेंगे। ये मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील, तो मैंने अभी क्लियर कर लिया है। स्टेनलेस स्टील इसका सही आंसर है। और ये बहुत बार पूछा गया है सेल के एग्जाम्स में, और जेट में भी बार बार पूछा जा रहा है, तो इसे जरूर याद कर ले, याद कर लो भाई, पहले भी बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्मिट वेल्डिंग, इसे भी हमने पहले पढ़ लिया है। थर्मिट वेल्डिंग में जो थर्मिट मिक्सचर होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। इन थर्मिट वेल्डिंग द थर्मिट मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, तो इसके डायरेक्ट आंसर पे आते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। हम लोग इस थर्मिट मिक्सचर कहते हैं, यही थर्मिट वेल्डिंग में यूज होता है। क्या क्या, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, द बेसिसिटी ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस या मेटलर्जी का जान। तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि ब्लास्ट फर्नेस का जो बेसिसिटी होता है 0.9 और 1 के अप्रॉक्स होता है। सो इसका यहाँ ऑप्शन है 1 to 1.5, 2 to 2.5, 0.9 to 1 एंड नन। तो आप देख रहे होंगे कि ए और सी दोनों ही वही बता रहा है, बट सी जो है उसमें वेरिएंसी कम है और ए में वेरिएंसी ज्यादा है, तो ए को ही टिक मार देते हैं।
क्योंकि 1 से 1.5 तक भाग सकता है, क्योंकि कंट्रोल हमारा नहीं रहता, उतना ज़्यादा कंट्रोल हम लोग नहीं रख सकते हैं स्लैग पे, तो उसका बेसिसिटी जनरली भागता है। तो जो रेंज होगा 1 से 1.5 विल बी करेक्ट आंसर। और 0.9 to 1 भी आप मार रहे हो, तो ये तो आप जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा सही करे। वैसे आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेंगे वो इस तरीके के नहीं मिलेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने में आसानी हो सकेगी वहाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग का टेम्परेचर क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस का जो स्लैग यानी गंदगी जो निकलती है उसकी टेम्परेचर कितनी होती है? तो 1600 डिग्री सेल्सियस, इसे आप याद रखिएगा। और ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग रेट क्या है? स्लैग रेट किसी भी चीज का रेट मतलब आप जान रहे होगे, तो ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग रेट आप याद रखिए 300 से 400 टन पर हॉट मेटल निकलती है। ठीक है, तो पर टन हॉट मेटल में 300 से 400, जनरली 300 उसका स्लैग रेट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन इन आयरन मेकिंग? भाई ये नहीं पढ़ा तो और क्या पढ़ा। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2 प्लस C इक्वल टू 2CO। जी, जब हमारा कोक बर्न होता है और वो CO2 बनाता है, उसके बाद वो CO2 C के साथ रिएक्ट करके 2CO बनाता है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन। वैसे इसे और भी नाम से जाना जाता है, उस नाम को आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज नॉर्मन रिवर्सन रिएक्शन। सो 2CO जब CO2 प्लस C दे तो इस रिएक्शन को हम लोग नॉर्मन रिवर्सन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लाइम स्टोन गिव रिएक्शन CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 अबव। तो कौन से टेम्परेचर के अबव लाइम स्टोन का ये रिएक्शन CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 देता है? तो जिसे हम कैल्सिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ये किस टेम्परेचर के ऊपर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 850 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरेज कोक बर्डन रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4:1। सो वीडियो छोटा करने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। आज शायद 10 से ज्यादा भी हो गया होगा। आपको पता है आगे क्या कहूंगा मैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, भाई सारे मेटलर्जी के बंदों को शेयर कर दो। आने वाले एग्जाम्स में सभी को सेलेक्ट होना चाहिए। मेटल इज सेटल का जो हमारा कोट है वो प्रूव होना चाहिए। तो चलते हैं इसी के साथ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।